एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव। आप जुड़े हुए मनी 9 के साथ और हम लेकर आते हैं शाम को मनी सेंट्रल, जिसमें आपकी जेब से लेकर देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली खबरों को हम समझते हैं और उसका विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पवन कुमार जी। पवन जी, बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। नमस्कार। और पवन सर के साथ आज हम जिन खबरों पर फोकस करने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कहाँ है हम लोगों की नजर आज और किस तरह की खबरें हैं जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले क्विक कॉमर्स से जुड़ी खबर। सरकार जल्द ही क्विक कॉमर्स कंपनियों के लिए एसओपी ला सकती है। वित्त मंत्रालय की उस रिपोर्ट पर हम बात करने वाले हैं जो बताती है कि सरकार के प्रयासों की वजह से सरकारी बैंकों की सेहत में सुधार हुआ है। अगली खबर वित्त मंत्री के बयान को लेकर, उन्होंने इंपोर्ट टैरिफ में नरमी के संकेत दिए हैं और इसके बाद लैपटॉप इंपोर्ट से जुड़ी एक जरूरी खबर, इस पर भी बात करने वाले हैं। ये बता रही है कि सरकार लैपटॉप इंपोर्ट पर सख्ती बढ़ा सकती है। शेयर बाजार ने आज जिस तरह से वहां पे भूचाल आया, सभी घबराए हुए हैं रिटेल इन्वेस्टर। इस भारी गिरावट पर क्या है पवन जी की राय, व्यू, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। मारुति के चेयरमैन के बयान पर बात होगी। उन्होंने ऑटो सेक्टर की ग्रोथ को लेकर दिया है बयान, इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात क्विक कॉमर्स और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की। इनके जरिए ग्राहकों तक पहुंचने वाली खाद्य सामग्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार का फूड रेगुलेटर FSSAI इन सभी प्लेटफॉर्म्स के लिए स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर यानी एसओपी जारी कर सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक एसओपी में फूड प्रोडक्ट की हाइजीन, वेयरहाउस में उसकी पैकेजिंग और हैंडलिंग को लेकर नियम तय किए जा सकते हैं। इस बीच फसाई ने क्विक कॉमर्स कंपनियों को निर्देश दिया है कि डिलीवर किए जाने वाले पैक्ड फूड की शेल्फ लाइफ को लेकर जो नियम है उनका सख्ती से पालन हो। तो क्विक कॉमर्स कंपनी काफ़ी क्रिटिसिज्म के दायरे में रही हैं कि जो प्रोडक्ट बेच रही हैं उसमें जो डेट है उसको लेकर के काफ़ी क्रिटिसिज्म है। एक्सपायर्ड खाना या फिर जो डेट के बहुत करीब पहुंच रहा है, उसको देखते हुए ये सख्त कदम उठाने की तैयारी। 2-3 दिन पहले हम लोगों ने कोशिश की थी इस इशू को टच करने की, प्रियंका, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि उन्होंने कहा सर्विलेंस बढ़ाइए और फिर उसके बाद उनके जो वेयर हाउसेज हैं उसमें रेड कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, सुपरवाइज़ कर सकते हैं। तो वो बात थोड़ी मुझे इतनी मुनासिब नहीं लग रही थी, जिसमें हमें लग रहा था बड़ा मिनी लाइसेंस जैसा ही हो जाएगा। लेकिन जब आज की बात कर रहे हैं, जब एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आप तय कर रहे हैं, तो ये जो है ये काफ़ी ये समझदारी भरा मामला है। अब इसमें क्या है कि ऑनलाइन डिलीवरी जो है फूड प्रोडक्ट्स के क्विक कॉमर्स से, ई कॉमर्स से, उसके लिए आप एक पहले से ही कंप्लाई करने के लिए जो कंडीशंस हैं वो आप बना के रखते हैं। और इसमें देखिए, इसमें एक तो क्लैरिटी होती है और इसमें सुविधा सबको होती है। इसमें जो रेगुलेटर है उसको भी और जो फॉलो करने वाला है उसको भी पहले से उसका एक फ्रेमवर्क है कि ये डूज हैं, ये डोंट्स हैं, इसके हिसाब से काम करना है। बजाय कि आप एकदम से रेड करिए, जाके इनकन्वीनियंस करिए उनको। तो ये एक बीच का रास्ता है और ये पूरी दुनिया में यही रास्ते अपनाए जाते हैं कि आप तो पहले ये तय करते हैं कि साहब क्या करना है और उसके बाद उसको फॉलो कराने के बोलते हैं कि ये फ्रेमवर्क है, इसमें ब्लिंकर्स लगा के आप काम करिए। पैकेजिंग कैसा होगा, पैकेजिंग के अलावा उसकी हैंडलिंग कैसे करेंगे, हाइजीन कैसे आप मेंटेन करेंगे, जो लोग फूड आइटम्स की डिलीवरी कर रहे हैं उनका हाइजीन आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं, उनके लिए प्रैक्टिसेस, फूड डिलीवरी के लिए कौन कौन से प्रैक्टिसेस हैं जिसको आप अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये सारे कंडीशंस हैं जो एसओपी के तहत तय किए जाएंगे, एसओपी के तहत उसको फॉलो किया जाएगा। तो ये बड़ा विन विन सिचुएशन है रेगुलेटर के लिए भी, साथ में जो फॉलो करता है, क्योंकि जो फॉलो करता है उसको एक एल्बो रूम मिलता है, एक टाइम करने की। आप पहले से प्लान कर सकते हैं, पहले से मैनेज कर सकते हैं, रेदर देन कि कोई एकदम से अनप्लान तरीके से आपको कुछ रिएक्ट करना पड़ जाए। और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, पता है कि भाई आपको इस दायरे में जो है काम करना है, तो ट्रांसपेरेंसी भी इससे बढ़ेगी। और देखिए उसमें ना देखिए अल्टीमेटली क्या आपकी नीयत क्या है। नीयत है FSSAI की और जो बाकी रेगुलेटर हैं या जो कस्टमर है, सरकार है और जो ऑपरेटर्स हैं, मतलब जो प्लेयर्स हैं, मेरे कहने का मतलब होगा वो सबका है कि आप फूड सेफ्टी इंश्योर करना चाहते हैं ना। तो फूड सेफ्टी इंश्योर करते हैं तो आप हमने आपको पकड़ लिया, आप इसमें क्यों लगे हुए हैं, आप इससे निकलिए। ये जैसे गॉडफादर जर्नलिज्म होता है ना कि सबको पकड़ लिया, वो छोड़िए, आप तय करिए कि साहब ये है, ये कंडीशंस है, इसको फॉलो करिए और उसको वॉच करिए, उसको आप मॉनिटर करिए, बात खत्म हो गई। फूड सेफ्टी अगर इंश्योर करना है तो इससे फूड सेफ्टी इंश्योर हो जाएगा।
बिल्कुल, और अब उसके लिए सरकार जो है वो नियम बनाने की तैयारी में। वित्त मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की वजह से सरकारी बैंकों के गवर्नेंस और कारोबार में सुधार हुआ है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक सरकार के कदमों का ही असर है कि इस साल अप्रैल सितंबर छमाही के दौरान सरकारी बैंकों के मुनाफे में 26% की बढ़ोतरी हुई है, उनके कारोबार में 11% की ग्रोथ आई है और उनके ग्रॉस एनपीए घटकर 3.12% पर आ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अप्रैल सितंबर के दौरान सरकारी बैंकों का मुनाफा बढ़कर 85,520 करोड़ रुपए हो गया है। तो ये सरकार के इक्विटी इन्फ्यूजन का नतीजा है। ये मिक्स ऑफ ऑल है। देखिए, मैं उसको मानता हूँ प्रियंका की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो आप देख रहे थे, जो मतलब विकास का पहिया जो चल रहा था, वो अभी से फर्स्ट हाफ में कोई इतना ख़राब नहीं कर रहा था, वो ठीक था। पिछले साल की तुलना में 33,000 करोड़ से बढ़ के 45,000 करोड़ पे ये पहुंच गए हैं नेट प्रॉफिट में। मतलब बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली बात है। लेकिन इसमें जिसको क्रेडिट दे सकते हैं, उसमें बेटर एसेट मैनेजमेंट किया है, एनपीए कम किया है काफ़ी। लेकिन इसके साथ ही साथ जिन जगहों पे इकोनॉमी के जिन सेक्टर्स में ख़राब हालत रही, सेलेक्टेड सेक्टर्स में, जिसमें मान लीजिए कि मैं एक ऑटो का भी एग्जांपल देता हूँ आपको, वो ये इससे थोड़ा और बेहतर कर सकता था। लेकिन है कि अगर नहीं किया तो जो फिगर आप देख रहे हैं, ये भी मेरे ख्याल से परसेंटेज ग्रोथ के हिसाब से आप देखेंगे तो एक बड़ा मतलब बहुत ही इम्प्रेसिव ग्रोथ है। इसमें प्रोविजनिंग वगैरह बैंकों के अच्छे हुए हैं। तो कुल मिलाकर जो क्रेडिट मेरे हिसाब से जाता है, मतलब इससे आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन जो रोबस्ट ग्रोथ है, वो उसका जो इम्प्लीकेशंस आप देख रहे हैं, उसका जो रिपल इफेक्ट देख रहे हैं, वो बैंकों पे भी दिख रहा है। इसलिए बैंक आपको ऐसे दिखे हैं। अब आप पूछेंगे कि क्या यही ट्रेंड आपको अब जो नेक्स्ट H2 है, H2 में भी यही ट्रेंड देखने को मिलेगा? तो मेरा आंसर होगा नहीं। जब आप जहाँ गड़बड़ियाँ शुरू हुई, सबड्यूड ग्रोथ हुए, वो सब का नतीजा अब आपको दिखेगा। महंगाई जिस तरह से बढ़ा है, जिस तरह से लोगों ने अपनी खरीदारी कम की है, तो उस सब का इम्पैक्ट आपको बैंक्स पे भी दिखेगा। जैसे मान लीजिए पेंट इंडस्ट्री बढ़िया नहीं काम कर रही है तो इम्पैक्ट होगा बैंक, ऑटो इंडस्ट्री नहीं काम कर रही है तो बैंक इम्पैक्ट होगा। मतलब ये सब वो ह्यूज सेक्टर है जहाँ पे बैंक का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। तो आप अब 85% जो ऑटो लेता है वो EMI पे लेता है। तो ये सब आपको H2 में नहीं दिखेंगे। अब मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक आकलन से बता सकता हूँ कि ये आपको H2 में इतना इंप्रेसिव ग्रोथ बैंकों के नहीं दिखेंगे। चलिए, H2 में तो अच्छे ग्रोथ नहीं दिखेंगे, पर H1 अच्छा रहा है और ये साफ संकेत इन आंकड़ों से मिल रहे हैं। वैसे एक और खबर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में इंपोर्ट टैरिफ में नरमी के इंडिकेशंस दिए हैं। मंगलवार को एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा है कि किसी इंपोर्ट से अगर घरेलू इंडस्ट्री पर मार नहीं पड़ती तो सरकार उस पर से इंपोर्ट टैरिफ हटाने के लिए तैयार है। वित्त मंत्री का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका में राष्ट्रपति के पद पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हुई है और ट्रंप को लेकर ऐसी छवि है कि वो अमेरिका में इंपोर्ट पर टैरिफ लगा सकते हैं। तो इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? किस लाइट में इसे आप समझाना चाहेंगे हमें? देखिए, बहुत कंट्रीज़ हैं, केवल अमेरिका ही नहीं, दुनिया की और कई कंट्रीज़ हैं जो कहती हैं कि इसको बार बार हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया कि कहते हैं कि इंडिया बहुत टैरिफ लगाने के मामले में जब ऑन इन एवरेज टैरिफ देखेंगे तो इंडिया का टैरिफ आपको बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा दिखेगा। बार बार पिछले 3-4 साल में मतलब 2020 के बाद 3-4 बार, जैसे एक बार ट्रंप ने बोला इंडिया टैरिफ किंग है, दूसरी बार बोला कि इंडिया ट्रैफिक अब्यूज़र है। तो इस तरह के जो विशेषण का इस्तेमाल बहुत बार वो करते रहे हैं। देखिए क्या है कि हमारा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है अमेरिका में। जब ट्रेड के मामले में हमारा 120 बिलियन डॉलर के आसपास का ट्रेड है। हम लोग फार्मा में वहाँ एक्सपोर्ट करते हैं जिसमें वॉल्यूम है, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सपोर्ट करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, और बाकी मशीनरी में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। हम लोग IT सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। तो हमारा अभी अमेरिका जिस मोड और जिस मूड में आ रहा है उसमें अमेरिका के साथ हमारा किसी भी तरह का पंगा वो ठीक नहीं होगा जियो इकोनॉमिक्स के हिसाब से। इसलिए अगर हम एक बॉडी लैंग्वेज के तौर पे माने और एक इंडिकेशंस माने तो इस देश की सरकार इस बात को रिकग्नाइज करती है कि कहाँ कल को किस डिस्प्यूट में किसी से टकराने से बेहतर है कि एक मतलब आप मेंड योर वेज, ये रास्ता आप निकालिए, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि हमें इंडस्ट्री में, हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री अगर अनहर्ट है तो हमें ड्यूटी कट करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है।
ये डिपेंड करेगा। अभी देखिए वहाँ पे दो चीज़ों को वॉच करिएगा। अभी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहाँ अपॉइंट हो किया जाना है वो कैसे बिहेव करता है, और अभी जब इस बार ट्रंप आते हैं तो क्या रवैया रहता है पूरी दुनिया के हिसाब से। देखिए हिंदुस्तान के ऊपर नाराज़गी फिर भी बाकी जो देश हैं उसकी तुलना में ट्रंप की नाराज़गी हिंदुस्तान पर कम होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन अभी तक जो मैंने कहा उसमें गलत हुआ नहीं। उसमें 120 बिलियन डॉलर के ट्रेड में जो हम लोग जो आइटम्स इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं उसमें कुछ आंशिक रूप से हेर फेर इधर उधर हो सकता है, पर लार्जली आप देखिएगा तो थोड़ा बहुत ड्यूटी फेयर बदल के बाद वही रहेगा, कोई ज़्यादा हम लोग इम्पैक्टेड नहीं होंगे। लेकिन वो कैसे करता, देखिए वो बहुत जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनने जा रहा है वो काफ़ी हद तक मतलब आप समझिए कि वो उस तरह का, उसकी इमेज बड़ी कड़क वाली है। तो जब इमेज कड़क वाली है तो उसमें से पहले से एक रास्ता बना के रखना, ताकि कल को बातचीत का रास्ता अगर खोला जाए तो उसमें कोई स्टिफ सिचुएशन ना हो। तो मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिकली इसमें हम लोग बिल्कुल सही रहना चाहते हैं। बड़ा बहुत समझदारी भरी बात कही है। और चलिए एक और खबर है जो कि इंपोर्ट टैरिफ में नरमी के संकेत के बाद ही हम उसे लेना चाहेंगे, क्योंकि सरकार लैपटॉप इंपोर्ट घटाने की दिशा में काम कर सकती है। और रिपोर्ट्स बता रही हैं कि देश में लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार सालाना 5% की दर से लैपटॉप इंपोर्ट घटाने पर काम करेगी, और लैपटॉप के साथ टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के इंपोर्ट पर भी सख्ती हो सकती है, और सख्ती की शुरुआत अगले साल से लागू होगी। तो एक तरफ हम देख रहे हैं वित्त मंत्री का बयान आता है कि इंपोर्ट टैरिफ में थोड़ा सा वो नर्म रुख रखेंगे, और दूसरी तरफ ये बात की इंपोर्ट पर सख्ती लैपटॉप टैबलेट इन सारी मैन्युफैक्चरिंग में। देखिए ये अभी प्रियंका समझिए आज चौथी दफ़ा ये इशू है जब हम आपके शो में डिस्कस कर रहे हैं। अभी मौजूदा प्रोविज़न क्या है? अभी मौजूदा प्रोविज़न है जो प्रभावी है 31 दिसंबर 2024 तक। इसके तहत आप ड्यूटी फ्री हैं, कंप्यूटर आप मंगा सकते हैं, लेकिन उसमें आपको भर के देना पड़ता है कि साहब ये वॉल्यूम है जिसके आधार पे, जैसे मान लीजिए कि हम उनका कहना है कि हम 1000 करोड़, फ़र्ज़ करिए 1000 करोड़ तक की हम 1000 करोड़ के दायरे में हम इंपोर्ट ड्यूटी हम कंप्यूटर इंपोर्ट करेंगे, कंप्यूटर और दूसरे जो टैबलेट्स वगैरह वो इंपोर्ट करेंगे, तो उसका 5% अब आपको कम करना पड़ेगा। अब आप पूछिएगा कि 5% क्यों? सरकार ने पिछले एक तो अखबारों में जो खबर दिखे वो आज की सारी अखबारों की खबरें गलत हैं। जो ये कह रहा है कि सरकार के साथ काफ़ी मान मनोबल हुआ, सरकार के साथ काफ़ी एक्सप्लेन किया, सरकार के साथ बातचीत हुई, कोई बातचीत नहीं हुई है, कोई बातचीत नहीं हुई, कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ, न सेक्रेटरी ने कोई कंसल्टेशन किया, कोई हाई आला अधिकारी ने इस मंत्रालय के किसी के साथ डिस्कशन नहीं किया। उनसे मराई मांगी गई कि आप एक काम करिए, आप पिछले 3 साल का डेटा हमें दीजिए, और उस 3 साल के डेटा से उन्होंने जो इंटेलिजेंस का डेटा होता है भारत सरकार का जो ट्रेड से रिलेटेड है उसका मिलान किया, और उसके बाद बोला कि इसमें 5% जो आपका इंपोर्ट वैल्यू है उसको आप कट करिएगा। तो और इसको बेंचमार्क माना जाएगा, 2023-24 का जो फिजिकल ईयर में जो आपने इंपोर्ट किया वो बेंचमार्क होगा। और उसमें तो मतलब कल इसका मतलब ये हुआ कि जो 1000 करोड़ रुपए तक का जो कंप्यूटर आप इंपोर्ट करते थे उसमें 5% कट होगा, तो आपकी अधिकतम सीमा 950 करोड़ ही रह जाएगी, उसका वैल्यू घट जाएगा। ये किया इसलिए जा रहा है क्योंकि पीएलआई के तहत भारत सरकार ने जो जोर दिया है, जहाँ जहाँ पीएलआई के प्लांट लगे हैं, ताकि हमारा जो इंपोर्ट है खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में जो लैपटॉप और टैबलेट्स वगैरह में, उस पर काफ़ी हद तक निर्भरता कम की जा सके, और जिन्होंने प्रॉमिस किया है कि हम यहीं पे उसका प्रोडक्शन करेंगे, और जिसका टाइमलाइन इन्होंने दिया होगा 2025, जिसमें डेल है 2-3 और जैसे और 2-3 और कंपनियां, ये सब 2025 के अप्रैल से इन्होंने टाइमलाइन दिया हुआ है कि हम यहीं पे प्रोडक्शन करेंगे। तो मैं इसमें सरकार की तरफ से ये बात कहना चाहता हूँ कि देखिए अगर सरकार सख्ती नहीं करेंगी ना, तो ये 2025 के अप्रैल के बजाय अगले 3 साल में प्रोडक्शन शुरू करेंगे। तो दोनों के लिए अब जैसे मैंने कैसे कहा, कोई कंसल्टेशन नहीं किया, ये एक तरफा फैसला हुआ है, सरकार ने एक तरफा फैसला किया है, कोई इंडस्ट्री की राय नहीं ली गई, सारे अखबारों में गलत खबरें छपी हुई हैं आज। और जो सरकार ने कहा, सरकार का जो डर है कि हम अगर नहीं सख्ती करेंगे तो ये प्रोडक्शन भी नहीं शुरू करेंगे, ये भी सही है। तो डेडलाइन मीट करनी है, पीएलआई के तहत बहुत सारी इनको फायदे सुविधाएं मिल गए, और ये डेडलाइन नहीं मीट करेंगे तो इसलिए सरकार ने कहा तो आप दोनों बातें नहीं कर सकते कि आप प्रॉमिस भी करेंगे, आप सारी सुविधाएं भी लेंगे, और उसके बाद आप डेडलाइन को इंपोर्ट भी करते रहेंगे। हाँ, बिल्कुल। चलिए अगली खबर है बड़ी, भारतीय शेयर बाजार में
बहुत कोलाहल मचा हुआ है, भारी गिरावट देखने को मिली है बुधवार वाले दिन। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स करीब 1000 पॉइंट टूटा और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में हमने 300 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखी है। सितंबर अंत में शेयर बाजार ने जिस रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ था वो सारी बढ़त गंवा चुके हैं, वहाँ से बाजार करीब 10% टूट चुके हैं। बुधवार को निफ्टी की 6 कंपनियों को छोड़कर बाकी सभी कंपनियों के शेयर टूटे हैं। सबसे ज़्यादा गिरावट हीरो मोटोकॉर्प, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंडाल्को, टाटा स्टील, आयशर मोटर और अदानी पोर्ट के शेयर में देखने को मिला। सेक्टर इंडेक्स की बात करें, रियल्टी, ऑटो, मीडिया, मेटल और बैंक इंडेक्स में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। ये जो बाजार की गिरावट है, एक्सपर्ट ज्यादातर जगह पर आज चिंतित ही नजर आ रहे थे और लग रहा है कि और गिरावट आएगी। आपको क्या लग रहा है? वजह पर भी थोड़ा सा बात करते हैं पवन सर, और कहाँ थमेगी गिरावट? ये आपका आप मुझे पता भविष्यवाणी नहीं मैं इसमें मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप जिन एक्सपर्ट से बात की मार्केट के, वो मार्केट को हमसे ज़्यादा नज़दीक से समझते हैं, वो उसमें दिन भर रहते हैं। देखिए 2-3 चीज़ों का आज मार्केट पे असर रहा मोटे मोटे तौर पे। जैसे एक कल जो भारत का जो महंगाई दर का डेटा आया, बिल्कुल हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, महंगाई फिर से जो है बढ़ गई है और FPIs ने कम किए हैं, डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, इससे तो थोड़ा उनको भरोसा मिल रहा है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिसका मार्केट पे आज असर रहा। देखिए मार्केट ने जहाँ तक लग रहा था कि जो FPIs भाग रहे हैं उसको शायद डिस्काउंट कर दिया है, अब नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर से एक बार बड़ा फ्लिप फ्लॉप है। एक और फैक्टर पवन जी जो हमने डिस्कस किया था, अर्निंग सीजन भी बहुत खराब रहा। अर्निंग सीजन बहुत खराब रहा, हाँ, ये बहुत बड़ा रीज़न रहा जी। तो ये सब मिलाकर के बाजार का मूड खराब है। बाजार का मूड खराब है। अब ये हफ्ता अभी 2-3 दिन हमें लगता है कि आज ज़्यादा टूट गया तो ऐसा नहीं है कि मार्केट ऐसा ही रहेगा। तो मार्केट हो सकता है कि देखिए मैं बड़ा अलग इस पे बात कहता हूँ। जिस हाइट पे मार्केट है अगर ये मार्केट 20,000 पे होता था, 20,000 पे होता था ना, 500 जब मार्केट टूटता था लोग कोलाहल मचाते थे, मतलब उसको बाकायदा मसकर कहा जाता था। पर्सनली मैं ये मानता हूँ कि इस हाइट पे मार्केट है, उस हाइट पे अगर 1000 मार्केट टूट भी जाए तो इसमें हाई तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली हाई तौबा इसलिए भी मच रही है, मैं एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि अभी पिछले 5 साल से ऐसे निवेशक आए जिनमें हर 5 में से 4 निवेशक ऐसे हैं जिन्होंने कभी गिरावट नहीं देखी है, और वो जब बाजार को इस हालत में देखते हैं तो और ज्यादा नर्वस हो रहे हैं। हाँ, क्योंकि उनको पैसे बनाने की आदत नहीं है ना। तो पैसे गंवा रहे हैं तो नर्वसनेस ज्यादा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नॉट टू वरी। नहीं, अभी बिल्कुल नहीं है। देखिए क्या है, आपको एक बात बताता हूँ। अभी पूरी आपको ना एक स्टडी करिए जर्मनी के अर्थव्यवस्था पे, दोनों पे, इकोनॉमी पे भी और जर्मनी के पॉलिटिक्स पे भी, और फिर उसके बाद आप रिलेटेड उस देखेगा तो जर्मनी आपको ख़राब दिखेगा, आपको चाइना ख़राब दिखेगा, आपको अमेरिका ख़राब दिखेगा, आपको यूरोपियन यूनियन के बाकी जो प्लेयर्स हैं इकोनॉमी में वो ख़राब दिखेंगे। मोटे तौर पे मेरा ये मानना है कि हम इतना ख़राब नहीं कर रहे हैं। मैं तो सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हमें लगता है, जितनी मेरे को इकोनॉमिक्स की समझ बनती है, कि हम लोग देखिए कहने को तो आप सारे क्या है ना, फिगर्स जो है वो आधा सच बोलता है। तो अब फिगर्स में आपको अगर आधा सच बोलना है तो नेगेटिव रखिए, और पूरा सच अगर दिखाना है तो उस पर थोड़ा सा पॉजिटिव वाला एस्पेक्ट रखिए। हम लोग एक इकोनॉमी के तौर पे ऐसा ख़राब नहीं कर रहे हैं कि कहे कि नहीं कल को रोड पे आ जाएंगे, अभी वहाँ पहुँचे नहीं हैं। ठीक है, चलिए अगली खबर चिंता से भरी हुई ये भी है। कोरोना के बाद ऑटो मार्केट में जो भारी डिमांड दिखी थी अब ख़त्म हो रही है। अब ऑटो सेक्टर में सालाना जो है 7 से 8% ग्रोथ नहीं दिखेगी जब तक अफोर्डेबल कारों की बिक्री में रफ्तार नहीं आएगी। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति के चेयरमैन आरसी भागर ने एक निजी समाचार पत्र को दिए इंटरव्यू में ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक अफोर्डेबल कारों की बिक्री में रफ्तार नहीं आती तब तक ऑटो सेक्टर की सालाना ग्रोथ 3 से 4% रहेगी। आरसी भार्गव के मुताबिक पर्यावरण तथा सेफ्टी के सख्त नियमों की वजह से 2019 की तुलना में सस्ती कार बनाने की लागत 60% तक बढ़ गई है। मारुति चेयरमैन भी कुछ ज्यादा मतलब हताशी नजर आ रहे हैं। आप एक काम करिए, आप ऐसा करते हैं हम लोग कि इनका ना पिछला 10 साल में इनके 10 इंटरव्यूज़ निकालिए। कोई इनका इंटरव्यूज़ आपको एक आध को छोड़ दें तो मुझे ठीक से याद नहीं है, पर कोई इनका इंटरव्यूज़ पढ़ के बहुत आपके मन में जोश, उत्साह और इंथुजियाज़म और पूरा एनर्जी से आप भर जाएं, ऐसा नहीं होता है। इनका इंटरव्यू बड़ा ठंडा होता है। तो जो बात इन्होंने कही है तो फिगर ये सही कह रहे हैं कि इनको ये कह रहे हैं कि साहब हम तो कारों की बिक्री इसलिए नहीं हो रही है कि इंटरेस्ट रेट इम्पैक्ट कर रहा है, जो प्री ओन्ड व्हीकल है उसकी डिमांड बढ़ रही है, ये बात भी सही है। और फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि पार्किंग स्पेस
जो इस देश में है वो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो दबाव है वो इसके कारों की बिक्री में बहुत नेगेटिव काम कर रहा है। तो बाकी दोनों से तो मैं एग्री हूँ। पार्किंग स्पेस में पार्किंग स्पेस में बहुत ज़्यादा एग्री नहीं होऊंगा कि पार्किंग स्पेस की जितनी दिक्कत आज है उतनी दिक्कत अब से 10 साल भी पहले थी, जब कारों की संख्या कम थी तभी उतनी ही मारामारी थी। अब आप जो दूसरे वो कह रहे हैं कि साहब जो 85% देखिए बैंकों में दिक्कत है, बैंकों में दिक्कत है। तो 85% जो कारें, अभी हम थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि वो EMI से आती हैं, तो इंटरेस्ट रेट और बाकी जो डिस्पोजेबल इनकम है, आप EMI पे करेंगे उस लायक बने, वो सबका कारों की बिक्री पर दबाव है। लेकिन जैसे ये कह रहे हैं, अच्छा इन्होंने एक चीज़ और कहा, इन्होंने कहा कि क्या होगा 80% जो ग्रोथ विल रिमेन एट 3 to 4%। ये 7-8% पे कब जाएगा, ये कब जाएगा हमें कोई आइडिया नहीं है, कोई क्लैरिटी इन्होंने नहीं दी। तो इन्होंने बहुत ही मतलब आप कहें उसको बहुत नेगेटिव पिक्चर दिया, बहुत ही बोरिंग पिक्चर दिया कार मार्केट का। लेकिन इनके पास भी कोई सोल्यूशन नहीं है। वो इनका इंटरव्यूज भी अगर आप देखेंगे, लेकिन नेगेटिव पिक्चर है। अगर पाइल अप हो रहा है, एक फेस्टिवल सीजन में हमने थोड़ा सा डिमांड में स्पर्ट देखा था, लेकिन अभी प्रेशर तो है ही डीलर्स के पास, डिस्काउंट इतने ज़्यादा दिए, प्रेशर देखिए प्रीमियम कारों में तो ठीक है, लेकिन जो बाकी जो Affordable car सब 10 लाख कार जिसकी ये बात कर रहे हैं, और जो 2/3 ऑफ द मार्केट है, तो वहाँ पे दिक्कत है। लेकिन वहाँ पे ये 2 महीने की दिक्कत को आप स्पिल ओवर करा के, उसको स्प्रेड करा के पूरे साल पे, अभी ये देखिए इस साल में अभी 4 महीने बाकी हैं, 4 महीने बाकी नहीं बल्कि 4.5 महीना बाकी है। तो 12 महीने के 4.5 महीने को आप डिस्काउंट कर देंगे, और ऐसे बैंकों का ग्रोथ बेहतर है, लेकिन बैंकों का क्रेडिट ठीक नहीं है। जब क्रेडिट ठीक नहीं तो वो भी नहीं बेहतर होगा। तो मतलब ये सब 4-5 फिगर आप देखेंगे तो अभी पिक्चर बाकी है। लेकिन आपने भी कहा था लेकिन ये बात सही है, सेकंड हाफ बैंकों के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। देखिए ऑटो का भी जुलाई के बाद ज्यादा खराब हुआ है, जुलाई के बाद ज्यादा खराब हुआ है। तो वो और देखिए बार जो आखिरी के 4 महीने करिश्मा हो जाएगा। देखिए ऑटो ने इस देश में बड़ा, इसने पूरी दुनिया में ऑटो का एक जलवा है। ऑटो अपने आप में जलवा इसलिए है कि ऑटो पे कितनी चीज़ें डिपेंड हैं। ये मैं बार बार कहता हूँ शो में, सबको 1 to 1 में लोगों को बोलता हूँ, टीन है, स्टील है, पेंट है, टायर है, जो MSME उस पर डिपेंडेंट है, जो ऑटो इंसलीज बनाते हैं। तो उन्हें क्या, बैंक्स सबसे बढ़ के बैंक्स 85% EMI। तो जब ऑटो बैठता है ना तो फिर उससे रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ बैठती है। पर फिर भी मैं, चलिए मैं एक कदम और आगे बढ़ता हूँ। फिर भी मैं भार्गव साहब जितना दुखी होकर सोचते हैं, मैं एग्री नहीं करता हूँ, ये नहीं कहूँगा। पर मैं कह रहा हूँ हमेशा नेगेटिव पिक्चर वो ज़्यादा देते हैं। चलिए, तो अगली बार आपकी मुलाकात हो तो उनको बता दीजिएगा। कच्चे तेल का उत्पादन करने वाले देशों के संगठन ओपेक ने चीन में क्रूड ऑयल की सुस्त मांग को देखते हुए कच्चे तेल की ग्लोबल डिमांड के अनुमान में कटौती कर दी है। पहले ओपेक का मानना था कि 2024 के दौरान कच्चे तेल की रोजाना मांग जो है वो 20.3 लाख बैरल की बढ़ोतरी होगी, लेकिन अब इस अनुमान को घटाकर 19.30 लाख बैरल पर कर दिया है। ओपेक का मानना है कि इस साल चीन में क्रूड की डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी पहले अनुमानित थी। चीन में रोज़ाना डिमांड ग्रोथ के अनुमान को 6.5 लाख बैरल से घटाकर 5.8 लाख बैरल कर दिया गया है। अब इस ट्रेंड को, चीन का जो राहत पैकेज था उससे भी क्रूड की डिमांड नहीं बढ़ती हुई दिख रही है। देखिए इसमें जो इन्होंने डाउनवर्ड रिवीजन किया है, चौथी दफ़ा किया है इस फिस्कल में, आप देखिएगा कि ज़्यादातर जो उनकी चिंताएं हैं वो चाइना और इंडिया को लेकर है। तो बात भी सही है। चाइना में तो 2 किस्म का रिज़ल्ट आपको दिखेगा। वो एक तो चाइना की इकोनॉमी वैसे ही दबाव में है, कंजम्पशन थोड़ा डाउन है, और प्लस जो है उसने क्लीन फ्यूल की तरफ बहुत उनका ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से आप देखिएगा तो इस साल इन्होंने उसको काफ़ी ट्रिम डाउन किया, और ये कहा है कि साहब ये जो है 1.95 मिलियन बैरल पर डे से ये 1.85 हो जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा खतरनाक बात आगे भी आने वाला है, जब इन्होंने कहा कि 1.5 मिलियन पर बैरल पर डे से ये 1.64 से 1.54 पे आ गया है। तो अगला साल जो है वो ज़्यादा चिंता वाली बात दिखाता है। और मुझे लगता है कि आप आज देखा आपने जो जिस हिसाब से जो
जो आउटपुट जो ब्रेंट क्रूड है जिस तरह से ट्रेड कर रहा था वो काफ़ी नीचे है। अगर खुदा न खास्ता अगर ऐसा रहा, अगर ये एडजस्ट नहीं करेंगे उस हिसाब से, तो देखिएगा कि मतलब पता चला कि आपको क्रूड वो 65 पे लुढ़कता हुआ मिलेगा। मतलब हम अगर वो चला जाएगा मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा। चलिए अगली खबर जो है वो है देश पे जो है पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। जितने पेट्रोल पंप हैं उनमें से करीब 20% पंपों पर जो इलेक्ट्रिक गाड़ी को रिचार्ज करने की सुविधा शुरू हो गई है, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल रिचार्ज की सुविधा वाले अधिकतर पंपों पर स्लो चार्जर लगे हुए हैं जिनमें गाड़ी को रिचार्ज करने में घंटों लग जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के करीब 17,900 पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर लग चुके हैं, लेकिन इनमें 20% ही पंप ऐसे हैं जहां पर फास्ट चार्जर लगे हुए हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के उत्पादन पर सरकार का जोर काफी रहा है, लेकिन उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर वो जोर नजर नहीं आता है। देखिए क्या है कि अब जब आप पेट्रोल और डीजल बेचते हैं तो ना सरकार का उस पर एक इंसेंटिव है, सरकार का उसको सपोर्ट है, उसका एक नेटवर्क है, और जिसमें मोटी मार्जिन, मतलब पहले और मोटा था, वो मोटा से मोटी हो गया है, तो मोटी मार्जिन है, तो मोटी मार्जिन के चक्कर में पेट्रोल पंप उस पर इनिशिएटिव लेते हैं। अभी देखिए एक गाड़ी को बढ़िया से चार्ज होने में मोटे मोटे तौर पे आप लगाएंगे 45 मिनट 40 मिनट लग सकता है। उसमें भी जहाँ एक तो क्या किया इन्होंने, जितने भी पेट्रोल कंपनियां इन्होंने हाईवेज के आसपास लगाए हैं, तो ग्रोथ आप देखिएगा जो ईवी के चार्जर जहाँ जहाँ लगाएंगे वो बड़ा लुपसाइडेड आपको मिलेगा। तो वो केवल हाईवे पे कोई, तो आप ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ से नैनीताल जाएंगे तो हाईवे होकर जाएंगे, फर्दर यहाँ से मुरादाबाद जाना है तब आप क्या करेंगे। ये भी समस्या इसमें आ रही है कि जिसको वो वही इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना पसंद करते हैं जिनको लगता है कि साहब हम वहाँ तक एक्सेस करेंगे जहाँ पे हमें चार्जर मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप फ़र्ज़ करिए 3 टियर 4 टियर सिटीज़ में चले गए, पगडंडियों पे घूम गए, तो आपको फिर वहाँ से क्या करेंगे उसकी एक अनिश्चितता बनी हुई है। ईवी एडॉप्शन नहीं ठीक से हो रहा है, मतलब चार्जर का एडॉप्शन ठीक से नहीं हो रहा है, पेट्रोल पंप वाले सहयोग नहीं कर रहे हैं, जहां आपको 3 महीने लगवाने का होगा 6 महीने लगाने देंगे। अभी ये टारगेट जो है, जो आप देख रहे हैं, जो 17,000 जिसका हवाला दिया आपने, वो 22,000 एक्चुअली था, अब तक हो जाना चाहिए था। अब उसमें जो प्लस जो टाइम जितना लगता है चार्ज करने में वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो मतलब आप गाड़ी खरीदें या अपने इंतज़ार करेंगे कि साहब पेट्रोल पंप पे आप गए और वहाँ 2-3 घंटा चार्जिंग के लिए इंतजार करें। तो मेरे ख्याल से अभी क्या है ना, पहले हम सड़क बना रहे हैं, पहले हम घर मोहल्ला तैयार कर रहे हैं, बाद में हम सड़क बनाएंगे। हमारी ये बड़ा थर्ड वर्ल्ड अप्रोच है कि पहले तो सब कुछ बिखेर लीजिए और सड़क बाद में बनाइए, सीवरेज बाद में डालिए, तो पहले कारें बना लीजिए, आवश्यकता की जो चीज़ें वो बाद में बनाएंगे। हम लोग उस पर वो अप्रोच हमारा एकदम ठीक चल रहा है, और वही यहाँ पर भी नजर आ रहा है, वो यहाँ पर भी नजर आ रहा है। बिल्कुल। पवन जी चलिए, धन्यवाद, आपने वक्त निकाला आज हमारे लिए इस बातचीत के लिए। शुक्रिया आप सभी का इस शो में जुड़ने के लिए। आपके प्रतिक्रिया, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, और हमें यही इजाजत दीजिए। बाय बाय।